नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 आरएस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस पर पूरी हमारी आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं विस्तार से और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। और आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक समीक्षा हमारे लिए। तो साथियों, लास्ट जो हमारा सेशन था, लास्ट हमारी जो क्लास थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था सेवा क्षेत्र और उसको विस्तार से हमने कवर किया था। और उससे संबंधित दो तीन छोटी छोटी और चीज़ें हैं, तो वो हम आज कवर करेंगे। और उसके बाद में जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम पूरा करेंगे शहरी विकास। तो आज हम शहरी विकास हमारा पूरा करेंगे और इसके बाद में फिर ये हमारी पूरी क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहले सेवा क्षेत्र के कुछ जो टॉपिक हमारे छूट गए थे वो हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि लास्ट देखिए टाइम है और हमारा सिलेबस जल्दी से हमारा कवर हो जाए, हमें पता रहे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं। ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए हमें टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए और क्लास 24 की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल उन्हीं के द्वारा तैयार की है जिन्हें लगातार इसका अनुभव है और जो आरएस सेलेक्टेड है उन्हीं ने इसको बनाया है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र के अंदर हमने पहले पूरा पढ़ लिया था और दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर राजस्थान में क्या क्या नए नएपन आए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये विभाग राजस्थान के अंदर काम करता है। इसका उद्देश्य यही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर जो मुख्य रूप से जो विकास हो रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाना और अधिक इसमें प्रोत्साहन करना। अब देखिए, राज्यों के पास सीमित कैपेसिटी होती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में। ये मुख्यतः केंद्र सरकार का विषय होता है, वहाँ ज़्यादा कार्यक्रम इसमें चलते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या क्या कार्यक्रम है और आर्थिक समीक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है अलग अलग रीजनल सेंटर पे। और कहाँ कहाँ है रीजनल सेंटर इस विभाग के? अजमेर के अंदर है, बीकानेर में, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पर इसके रीजनल सेंटर हैं। और जो मुख्यालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का, जो मुख्यालय है वो आप सबको पता है कि राजधानी जयपुर के अंदर स्थापित है। इसके अलावा राजस्थान में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है और वो कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने लायक चीज़ है कि राजस्थान में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? तो वो है जोधपुर संभाग में और जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जो गतिविधियाँ हैं वो की जाती है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसमें। तो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित है। और ये क्या काम करता है कि सैटेलाइट से जो डेटा मिलता है, जो इसरो के सैटेलाइट हैं उनसे में जो राजस्थान का डेटा मिलता है, राजस्थान में कहाँ कहाँ खनिज है, किस किस प्रकार का खनिज है, कहाँ कहाँ पर भूमि जो है बंजर भूमि है, तो उन सब डेटा को कलेक्ट करके और योजनाएं बनाने में उसको उपयोग करने के लिए इस सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह केंद्र राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक और स्थानिक डेटा के आधार पर सूचना प्रणाली बनाने का काम करता है। तो पूरा जो डेटा हमारा आता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, उन डेटा को कलेक्ट करना, उनको प्रोसेस करना और उनको योजना इंप्लीमेंट करने में सहयोग प्रदान करने के लिए राजस्थान के अंदर राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए इसका नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि राज्य का है, राज्य जोधपुर। और सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन का मतलब है रिमोट सेंसिंग, जहां पर मानव या मनुष्य द्वारा आसानी से नहीं जाया जा सकता, उन क्षेत्रों में भी खनिजों का पता लगाना, प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना और इन सारे डेटा का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग करना। किसमें अनुप्रयोग करना? नीतियां बनाने में, या सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम बनाए जाएं उसमें इन डेटा और इन सूचनाओं का उपयोग करने के लिए जो केंद्र बनाते हैं उसे हम कहते हैं सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। और ये राज्य का केंद्र कहाँ स्थापित है? जोधपुर के अंदर स्थापित है। ठीक है, तो ये हम आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जो हमारे खनिज हैं, मुख्य रूप से जो खनिज हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जा रहा है, खनन उनका कैसे करना है, उनका प्रबंधन करना है, वो सारे के सारे जो डेटा हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं और सरकार इनके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है। फिर हमें याद रखना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो 28 फरवरी 2022 को मनाया गया था और अभी वर्तमान में 2023 का भी मनाया जा चुका है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में 2022 तक की वर्णन है। तो ये भरतपुर के अंदर ही मनाया गया था और हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट की, यानी प्रकाश और पानी के मध्य जो अंतरक्रिया हो रही है प्रकाश की, उसके बारे में खोज की थी 28 फरवरी को। और इसीलिए हर वर्ष 28 फरवरी को सीवी रमन के वैज्ञानिक योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। 2022 में राजस्थान में जो जिला राज्य स्तरीय कार्यक्रम था वो भरतपुर के अंदर आयोजित किया गया था। इसके बाद में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एस्ट्रोफोटोग्राफी एवं नाइट स्काई टूरिज्म का आयोजन विभिन्न स्थानों पर जवाहर कला केंद्र, सांबर लेक, बीकानेर हाउस दिल्ली में भी किया जा रहा है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रोफोटोग्राफी यानी जो आकाश की जो फोटोग्राफियाँ होती है वो, और नाइट स्काई टूरिज्म, इस तरह के जो आयोजन है वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं। तो यही प्रश्न इसमें से बन सकता है। ठीक है, एस्ट्रोफोटोग्राफी और नाइट स्काई टूरिज्म ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चलिए, इसके बाद में देखिए राजस्थान फाउंडेशन, तो ये एक ग्रुप है, एक संगठन है, या एनजीओ आप मान लीजिए, या एक समूह मान लीजिए, एक संस्था भी मान लीजिए, कुछ भी हम इसे मान सकते हैं कि एक संस्था भी है, एक ट्रस्ट भी मान सकते हैं, या एक एनजीओ या एनपीओ इसे मान सकते हैं हम। तो ये क्या काम करता है, देखिए राजस्थान फाउंडेशन का मुख्य काम क्या है कि जो राजस्थान के प्रवासी राजस्थान से बाहर चले गए हैं, राजस्थान के प्रवासी या राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान से बाहर चले गए हैं, विदेशों में चले गए हैं, या अलग अलग जगहों पर वो रह रहे हैं, उन व्यक्तियों को राजस्थान से जोड़े रखना, उन व्यक्तियों को राजस्थान के कल्चर से जोड़ के रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में राजस्थान फाउंडेशन काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान से बाहर चले गए हैं, विदेशों में बस गए हैं, या अलग अलग जगहों पर हैं, उन प्रवासियों को राजस्थान से जोड़ने के लिए, राजस्थान के कल्चर से जोड़े रखने के लिए, अपनी मूल जड़ों से जोड़े रखने के लिए, मातृभूमि से जोड़े रखने के लिए जो समूह या जो संगठन या जो फाउंडेशन काम करता है उसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन। और इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। तो जो भी मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो वो राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा एक न्यूज़ लेटर भी जारी किया जाता है। इस न्यूज़ लेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में इसका वर्णन है। इसका नाम, न्यूज़ लेटर का नाम इंपॉर्टेंट है, माटीरो संदेश। तो माटीरो संदेश जो पत्रिका है या न्यूज़ लेटर है वो जारी किया जाता है राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा। मकसद इसका यही है कि राजस्थानी जो राजस्थान से बाहर चले गए हैं, देश के अलग अलग भागों में है या पूरे दुनिया के अंदर बसे हुए हैं, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ के रखना, उन्हें राजस्थान के कल्चर से जोड़ के रखने के लिए इस फाउंडेशन का गठन किया गया है। इस फाउंडेशन के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और इसकी जो पत्रिका आती है उसका नाम है माटीरो संदेश। ठीक है, इसके बाद में एक अलग से विभाग बनाया हुआ है, उसका नाम है आयोजना या जनशक्ति विभाग राजस्थान के अंदर। ये क्या काम करता है, जिला गजेटियर का प्रकाशन करता है। जिला गजेटियर क्या होते हैं कि जिले के बारे में उसमें सारी की सारी सूचनाएं होती हैं कि जिले के अंदर क्या क्या सरकारी ऑफिसेज हैं, उसमें जनसंख्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है जिला स्तर पर, वो सारी जानकारियां उपलब्ध करवाने का काम करता है आयोजना विभाग। और ये विभाग अब इसका काम बढ़ गया क्योंकि नए जिलों का गठन हो चुका है, तो उन नए जिलों के भी गजेटियर यानी उनकी एक बुकलेट जारी करना जिसमें उस जिले के संबंध में सारी जानकारियां हों, उसमें कितनी जनसंख्या है, कितने कर्मचारी हैं, कितने ऑफिसेज हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने गांव हैं, क्या सीमा है, तो राजस्व विभाग तो करता ही करता है। इसके अलावा आयोजना विभाग भी जिला गजेटियर जारी करने का काम करता है। ठीक है, ये काम है आयोजना विभाग का। तो ये हमारा रह गया था सेवा क्षेत्र के अंदर के कुछ टॉपिक, वो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है शहरी विकास। शहरी विकास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक के अंदर आर्थिक समीक्षा में क्या क्या चीज़ें दी हुई है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, पहले तो क्या है कि जनगणना के संबंधित कुछ आंकड़े हैं कि शहरों के अंदर जनगणना कितनी है, शहरों के अंदर लिंगानुपात कितना है, वो सारे दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो शहरों के विकास के लिए काम करती है, जो विकास प्राधिकरण बने हुए हैं, नगर निगम बने हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर शहरों के विकास के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वो हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर ये तीन चीजें हम आराम से विस्तार से पढ़ेंगे, क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा में तो आगे पीछे है, एक डेटा जनगणना का आ गया, फिर एक संस्था का नाम लिख दिया, फिर एक योजना का नाम लिख दिया, लेकिन हम इनको आराम से विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो ये तीन मेन चीज़ें हम इस शहरी विकास के चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। और टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका ही निभाएगी। आप आज इसे ज्वाइन कर लें। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं शहरीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, शहरों में जनसंख्या बढ़ना ही शहरीकरण है। एक तो ये आप ध्यान रखें, शहरीकरण यानी जो शहर है उनका विस्तार हो रहा है, शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ना। और जनसंख्या कौन सी, क्रमिक रूप से बढ़ना, कि अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी जिले में, किसी राज्य में, किसी देश में या किसी क्षेत्र के अंदर शहरों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इस घटना को या इस फिनोमिना को हम कहते हैं शहरीकरण। क्या कहते हैं, शहरीकरण।
आ गया समझ में। शहरीकरण का मतलब ये है कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आना, या अगर आप एक लाइन में कहें, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि, अनुपात में क्रमिक रूप से वृद्धि अगर होती है तो उसे हम कहते हैं शहरीकरण। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2022 क्या कहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि वर्तमान में 50% जनसंख्या तो शहरों में रह रही है दुनिया की। वर्तमान में दुनिया की 50% जनसंख्या रह रही है कहाँ, शहरों के अंदर। और 2050 सन 2050 तक ये परसेंट कितना हो जाएगा, 70%। यानी 2050 तक 70% जनसंख्या दुनिया की शहरों के अंदर रहने लग जाएगी। ठीक है। और जीडीपी के अंदर शहरों का योगदान कितना है, लगभग 80%। तो ये 2-3 फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं, मेंस में हमारे लिखने में काम आ सकते हैं, प्री में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2050 तक कितनी जनसंख्या शहरों में रहने का अनुमान है, तो वो है 70%। और शहरों का जीडीपी में योगदान कितना है, 80%। ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट थे जो आर्थिक समीक्षा में थे, हमें याद होने चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में शहरीकरण के क्या क्या प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखिए भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, आपको पता है कि भारत में शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो वही प्रवृत्ति राजस्थान में भी शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है वो 2011 की जनगणना का ही है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत की लगभग 31.14% जनसंख्या, 31% जनसंख्या शहरों में रह रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। और राजस्थान की हम बात करें तो वो रह रही है लगभग 25%। आप राउंड फिगर में इसको 25% या 24.87% जनसंख्या है। तो भारत की 31.14% है और राजस्थान की 84.87% जनसंख्या शहरों में निवास कर रही है। और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे शहरों के जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, चाहे आप भारत के स्तर पर देखो चाहे आप राजस्थान के स्तर पर देखो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बच्चों की जनसंख्या और उनका लिंगानुपात क्या है। तो जो बाल लिंगानुपात होता है, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है कि 6 वर्ष तक के, कि 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसमें लड़कों और लड़कियों के मध्य का अनुपात कितना है। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2011 के अंदर शहरों में 914 लड़कियां हैं प्रति 1000 शिशुओं पर या लड़कों पर। यह अनुपात है शहरों के अंदर बाल लिंगानुपात। ठीक है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात कितना है, 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां। तो ये आपको अनुपात एक याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शहरी लिंगानुपात वाले न्यूनतम और अधिकतम जिले कौन कौन से राजस्थान के अंदर। ये डेटा दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा के अंदर ही, तो हमें भी इनको याद करना पड़ेगा। तो शहरी लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, और फिर न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। तो ऊपर के 3 तो हमें याद होने ही चाहिए, कौन कौन से हैं, सर्वाधिक टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इन 3 जिलों के अंदर शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और इन 3 जिलों में सबसे कम शहरी लिंगानुपात है। ठीक है। शहरी लिंगानुपात इन 3 जिलों में सबसे कम है और इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा। आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं वर्ष 2001 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात कितना रहा है, 887। कितना रहा है, 887। ये कब का है, 2001 का। ठीक है। आ गया समझ में। और इसी तरह से अगर हम लिंगानुपात की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो रहा है 914। ये कब का है, 2001 का। तो ये डेटा भी आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। अब देखिए शहरी बाल लिंगानुपात की बात करते हैं, शहरी बाल लिंगानुपात की। ठीक है। वो जब हमने पिछला पढ़ा था वो तो कुल लिंगानुपात था, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें यानी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की बात करें शहरों के अंदर, तो उनके मध्य बालक बालिकाओं का क्या अनुपात है। तो वो अनुपात में सबसे ज्यादा कौन से 3 जिले हैं, नागौर, बीकानेर और भीलवाड़ा। नागौर, बीकानेर और भीलवाड़ा। और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, धौलपुर, गंगानगर और दौसा। ठीक है। तो ये चिंताजनक स्थितियां हैं। और जो अच्छे हैं, जो सर्वाधिक उनमें है, जिन जिलों की स्थितियां अच्छी है वहां भी लिंगानुपात कम है। देखिए 907 तक ही है, जबकि अनुपात तो 1:1 ही होना चाहिए, यानी 1000 अनुपात 1000 ही होना चाहिए, लेकिन अनुपात 907 ही है। तो यहाँ भी सुधार की जरूरत है, यहाँ तो बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है ही है। इसके बाद में देखिए साक्षरता दर। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साक्षरता दर होती क्या है। तो साक्षरता दर का मतलब है कि 7 साल से 7 वर्ष से ज्यादा आयु का व्यक्ति या बालक जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और समझ सकता हो, उसे हम कहते हैं साक्षर। देखिए जनगणना के अंदर
जनगणना के अंदर साक्षर किसे माना जाता है, तो उसके लिए डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है कि भाई 10वीं पढ़े हुए हो, नहीं ये नहीं। तो साक्षरता किसे मानते हैं जनगणना के अंदर, तो जनगणना के अंदर साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज्यादा हो। वो किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा के अंदर, वो हिंदी इंग्लिश की जरूरी नहीं है, किसी भी भाषा के अंदर पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और समझ सकता हो। किसी भी एक भाषा को पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और समझ सकता हो, और उसकी आयु 7 वर्ष से ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को हम कह देते हैं कि वो साक्षर है। जनगणना के अंदर ऐसे व्यक्ति को ही साक्षर मान लिया जाता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज्यादा हो और किसी भी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता हो, पढ़ लिख और समझ सकता हो। ठीक है, तो अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66% है। कितनी है? 66%। ठीक है, तो लगभग 33% जनसंख्या राजस्थान में साक्षर है ही नहीं, मतलब 1/3 जनसंख्या निरक्षर जनसंख्या है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे। इसके बाद में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शहरी विकास, तो शहरों के अंदर साक्षरता वाले कौन से 3 टॉप जिले हैं और सबसे लोअर 3 जिले कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें है उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 3 जिले सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता वाले जिले हैं। और सबसे कम शहरी साक्षरता किन 3 जिलों के अंदर है? नागौर, जालौर और चूरू। इन 3 जिलों के अंदर सबसे कम शहरी साक्षरता की दर है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, और ये सभी कैसे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद जनगणना का आयोजन अभी तक हुआ नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यही डेटा है। अब देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं हमारे प्रदेश के अंदर, तो वर्तमान में अगर हम बात करें 1 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर कौन कौन से हैं, देखिए जिनमें शहरी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ऐसे शहर जिनके अंदर शहरी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, वो जिले हैं जयपुर, और वो जोधपुर, कोटा और बीकानेर। ये तो 4 जिले ऐसे हैं जिनमें शहरी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, शहरी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। अब बांसवाड़ा की बात करें तो इसकी कुल जनसंख्या ही 1 लाख है, तो इसमें सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? बांसवाड़ा में। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, या हम कहें 1 लाख से ज्यादा की शहरी जनसंख्या कहाँ है? इन 4 जिलों के अंदर पाई जाती है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि स्थायी अस्थायी रूप से गांवों की ओर से शहरों की ओर जाना, तो वो कहलाता है माइग्रेशन या प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? गांवों की ओर से शहरों की ओर जाना, तो वो कहलाता है प्रवास। ठीक है, आर्थिक समीक्षा बताती है कि पुरुष क्यों जा रहे हैं, पुरुष प्रवास क्यों कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि रोजगार के अवसरों के लिए। जैसे आप और हम शहरों की ओर क्यों जाते हैं? हम अपने कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, फिर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम रोजगार करने जाते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वो भी रोजगार के लिए। तो पुरुष तो मेनली जाते हैं रोजगार के साधनों के लिए, ये कहती है आर्थिक समीक्षा। और महिलाएं क्यों जाती है? तो महिलाएं जाती है विवाह के कारण। महिलाओं का विवाह हो जाता है तो उसके कारण फिर उन्हें गाँवों से छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जनगणना 2011 क्या कह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर 7 करोड़ 94 लाख या 794 लाख व्यक्तियों ने, और राजस्थान के 32 लाख व्यक्तियों ने गांवों से शहरों की ओर पलायन किया है पिछले 10 सालों में। तो पिछले 10 सालों में 32 लाख लोग ऐसे हैं राजस्थान में जो गांवों को छोड़कर शहरों की ओर आ चुके हैं। ठीक है, और ये परसेंटेज कितना है? 4% राजस्थान में। जो कुल अगर हम भारत का परसेंटेज निकालें तो केवल 4% प्रवास राजस्थान के अंदर हो रहा है। संख्या है 32 लाख लोग। ये डेटा है जनगणना 2011 का। अब हम देखते हैं, देखिए शहरों की ओर आ तो रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है और यहाँ पर जो रहने की बिल्डिंग्स हैं उनका कैसे कैसे स्तर है। तो आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि जो आवास है, जो मकान है ना शहरों में, उनको हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो जो बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं, एक जो रहने योग्य है, ठीक ठाक है, और एक जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे मकान जो रहने लायक भी नहीं है। तो जितने भी आवास शहरों के अंदर बने हुए हैं उनको हम कह सकते हैं कि या तो वो अच्छी कंडीशन में है, या वो ऐसी कंडीशन में है कि उनमें रह सकते हैं, और या वो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल टूटे फूटे हैं, उनमें कोई रह भी नहीं सकता है। तो इस तरह से 3 कैटेगरियों में हम भारत की जनगणना के हिसाब से, या जनगणना के अंदर जो मकान होते हैं उनको 3 तरह की कैटेगरी में कैटेगराइजेशन किया जाता है। कौन कौन सी? अच्छी, रहने योग्य और जीर्ण शीर्ण। तो ये 3 कैटेगरियां बनाई जाती है हमारी जनगणना के अंदर। आ गया समझ में? चलिए आगे चलें। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 68.4% और शहरी, और हमारे प्रदेश के अंदर 68.9% घर कौन सी स्थिति में है? अच्छी स्थिति में। तो अगर हम पूरे भारत का एक अनुपात निकालें और राजस्थान का अनुपात निकालें तो राजस्थान के शहरों में ज्यादा घर अच्छी कंडीशन में है बजाय भारत के एवरेज के।
ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो 68.4% है और राजस्थान में 68.9%। वैसे तो लगभग बराबर ही है, आप ऐसे याद कर लें 68.4 और 68.9। ये घर हैं किस स्थिति के, अच्छी स्थिति के, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में आधे से अधिक शहर अगर अच्छी स्थिति में है, आधे से अधिक 68% है, तो वो कौन सी स्थिति में है, अच्छी में। फिर है 29% रहने योग्य हैं, 29% कौन से हैं, रहने योग्य हैं। और इसके अलावा 1.8% शहरी परिवार उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह रहे हैं। तो लगभग 1.8% जो मकान है हमारे शहरों के अंदर वो कैसे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, यानी वो रहने लायक भी नहीं है। तो मोटा मोटा ये परसेंट आपको याद करना है। ये 3 कैटेगरियां ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लें कि कौन कौन सी कैटेगरियां हमारे प्रदेश के अंदर हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं झुग्गी बस्तियां या कच्ची बस्तियां कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए ये पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि जहाँ भी शहर है ना वहाँ पर इस तरह की बस्तियां डेवलप हो जाती हैं। अब ये क्यों होती है, जैसे आपको पता है कि जो शहर है तो उस शहर के अंदर लोग रहते हैं, वो रोजगार पे जाते हैं, तो उनको क्या करना है, झाड़ू पोछे वाले की जरूरत पड़ जाती है, तो कोई झाड़ू पोछा करने आ रहा है। फिर क्या है, तो मेनली झाड़ू पोछे वाले व्यक्तियों की जो उन्हें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो उन्हें और जो उनके काम है, जैसे कोई गाड़ी साफ करने का काम हो गया या अखबार वाला कोई हो गया, तो इस तरह के जो काम हैं वो करने के लिए एक जनसंख्या और बस्ती है उस शहरों के आसपास के एरिया के अंदर जिनकी आय बहुत कम होती है। अब जो हमारे झाड़ू पोछा करने शहरों के अंदर जो लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, उनकी आय बहुत कम होती है। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शहरों के अंदर बड़ा मकान किराए पर लेके फिर रहें और फिर जाएं काम करने। तो वो क्या करते हैं कि शहरों के आसपास खाली जगह होती है सरकार की या रेलवे की, उसमें क्या है, कच्ची बस्तियां बना के रहने लग जाते हैं, शहर में कच्ची बस्तियां बना के रहने लग जाते हैं। तो मुख्य रूप से इन बस्तियों के अंदर कामगार या श्रमिक लोग रहते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, वो अपनी आय इतनी नहीं है कि वो मकान किराए पर ले सकें। तो कम आय वाले व्यक्ति जिनकी आय बहुत कम है आर्थिक रूप से, वो व्यक्ति सरकारी भूमि पर या रेलवे की भूमि पर इस तरह की बस्तियां बनाकर रहने लग जाते हैं। और ये मुख्यतः ये बस्तियां शहरों के पास में बस जाती हैं। कहाँ बस्ती है, शहरों के पास में, क्योंकि इन लोगों को रोजगार मिलता है शहरों के अंदर। तो देश के अलग अलग भागों में कच्ची बस्तियों का निर्माण और विकास कई कारणों से होता है, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, आर्थिक ठहराव है और कमजोर योजना है कि सरकार की योजनाएं बहुत कमजोर होती है, इन वर्गों को सरकार आवास उपलब्ध नहीं करवा पाती, इस कारण ये यहाँ रह जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि साफ और ताज़ा पानी तो इनमें बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, बिजली भी नहीं इनको उपलब्ध हो पाती है, स्वच्छता की सेवाएं इनकी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस कारण क्या होता है, इनमें लगभग बीमारियां और भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस क्षेत्रों के अंदर न तो साफ पानी होता है, न स्वच्छता होती है, न हवा का आना जाना होता है, इस कारण इस क्षेत्र में ज़्यादातर बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं कि गंदी बस्ती कहते किसे हैं। अब ये बस्तियां किसे कहा जाता है, इसकी भी डेफिनेशन है हमारी जनगणना के अंदर कि बस्तियां किसे कहा जाएगा। तो वो हमारे जनगणना बताती है कि हम बस्ती किसे कहेंगे। तो बस्ती ऐसे सभी घने बसे हुए क्षेत्र जिनमें कम से कम 300 की जनसंख्या हो अथवा 60 से 70 परिवार रह रहे हों, और ऐसे आवासीय समूह पूरी तरह से अनियोजित बसे हुए हैं कि कहीं पे गली टेढ़ी है, कहीं छोटी सी गली है, कहीं रोड नहीं है। तो इस तरह से अनियोजित रूप से बसे हुए ऐसा क्षेत्र जो बहुत कंजेस्टेड एरिया में बसा हुआ है, जनसंख्या लगभग 300 या कम से कम 300 है, या कम से कम 60-70 परिवार वहाँ रह रहे हैं, पीने का पानी, प्रकाश, स्वच्छ हवा ये वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इस एरिया को हम कहेंगे गंदी बस्ती या कच्ची बस्ती। ये जनगणना के अंदर इसकी परिभाषा दी हुई है। आ गया समझ में, इसे कहेंगे। इसके अलावा किसे कहेंगे, जिसे सरकार ही डिक्लेयर कर दे कि ये गंदी बस्ती है, सरकार नोटिफाई कर दे कि हाँ भाई जो ये एरिया है ये गंदी बस्ती एरिया है, तो उसे भी हम कच्ची बस्ती कहेंगे। तो जनगणना के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कच्ची बस्ती हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि कम से कम 300 व्यक्ति रह रहे हों, वहाँ स्वच्छ पानी नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, हवा नहीं हो, और वहाँ पर अनियमित हो रखा हो, छोटे मोटे घर हों, उसे कहेंगे। या सरकार जिसे डिक्लेयर कर दे खुद ही कि ये गंदी बस्ती है, उसे कहेंगे। या ऐसे सभी क्षेत्र जिनकी पहचान राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा गंदी बस्ती के रूप में कर दी गई है, परंतु कानून में अधिसूचित नहीं किया है। ये सरकार मानती तो है कि भाई हाँ ये एरिया गंदी बस्ती का है, लेकिन उसे अभी तक कानून के अंदर नोटिफाई नहीं किया है। नोटिफाई कर दिया है तो वो भी गंदी बस्ती है। अगर सरकार मान लेती है, नोटिफाई नहीं करती है, तो भी गंदी बस्ती है। और अगर सरकार नहीं भी मानती है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 60-70 परिवार रह रहे हैं, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, तो भी उसे गंदी बस्ती मान लिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनके आधार पर अगर एक भी फुलफिल हो जाती है तो उसे गंदी बस्ती मान लिया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं कि और शहरों के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। तो शहरों के विकास के संबंध में क्या क्या चीज़ें हमारे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही हैं वो हम देखते हैं। देखिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का कि शहरों के अंदर आने वाले समय में और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। अभी जनसंख्या है उससे ज़्यादा ही बढ़ेगी, तो इसके लिए हम पहले से तैयार रहें। शहरों के अंदर हम बिजली, पेयजल, स्वच्छ जल, सीवरेज का ट्रीटमेंट, सार्वजनिक परिवहन, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, और सरकारें भी इस ओर काम
करती है। तो राजस्थान सरकार ने क्या काम किया है, देखिए 3 विकास प्राधिकरणों की स्थापना कर रखे हैं जो पूरे नगर के अंदर विकास का काम करते हैं, और 3 कहाँ कहाँ हैं, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो ये आप जरूर याद रख लें, प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि राजस्थान में कहाँ कहाँ विकास प्राधिकरण कार्यरत है। कोटा के अंदर भी इसका बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आर्थिक समीक्षा कहती है कि केवल 3 ही जगह प्राधिकरण है, कोटा बन जाएगा, लेकिन अभी वो आज दिन तक नहीं बना है। इसके बाद में 14 शहरी न्यास, ये भी क्या है, विकास प्राधिकरण की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके पास शक्तियां कम होती है और ये छोटे शहरों के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे अलवर हो गया, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, इस तरह 14 जगहों पर शहरी न्यास बनाए हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल का गठन किया गया है, जो पूरे प्रदेश के अंदर रियायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाता है और सरकार के लिए जो आवासों की जरूरत है वो भी पूरी करता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाया गया है, जो पूरे प्रदेश के लोगों को जयपुर में ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब देखिए और एक सरकार ने आवास उपलब्ध करवाने के लिए और मूलभूत सेवाएं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है वो प्रभावी रूप से और सहज रूप से लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए अभियान चलाया, जिसका नाम है प्रशासन शहरों के संग अभियान। ये अभियान 2021 में शुरू किया गया था और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोग जहाँ रह रहे हैं ना, उन जगहों का उन्हें पट्टा देना। अगर वहाँ विवाद नहीं है, लोग रह रहे हैं, उनका स्वामित्व है, तो वो स्वामित्व सरकार की ओर से प्रमाणित करके और उनको उनका स्वामित्व के पत्र यानी पट्टा उन्हें प्रदान किया जा रहा है, ताकि वो अपना वहाँ मकान अच्छी तरह बना सके। भाई जब तक लोगों को पट्टा या स्वामित्व सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा ना, वो उस जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते, वो एक छोटा मोटा मकान बना के रहते हैं। लेकिन जब सरकार उन्हें पट्टा दे दे कि भाई आपका ही स्वामित्व है ये, तब उसके बाद में वो वहाँ इन्वेस्ट करके अच्छा मकान बना लेते हैं। तो इसी उद्देश्य से इसके अलावा जो निकाय हैं, जो हमारे स्थानीय नगरीय निकाय हैं, वो जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, उन सभी सुविधाओं को नागरिकों को सहज रूप से प्रदान करने, पट्टे जारी करने के मकसद से 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसका नाम ही है, देखो प्रशासन, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो शहरों के संग यानी शहरी लोगों के पास वो आ रहा है। और इसी प्रकार का अभियान गाँवों में भी चला था, प्रशासन गाँवों के संग, कि भाई गाँव में ही प्रशासन जा रहा है, खुद एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी खुद गाँव के अंदर जाके कैंप लगा रहे हैं, और किसी को प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को जमाबंदी की नकल चाहिए, वो सारी सुविधाएं मौके पर ही उन लोगों को दी जा रही है। तो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो लोगों तक सुविधाजनक रूप से पहुंचाने के लिए, सुलभ रूप से पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया गया शहरों के अंदर 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए मेट्रो का भी विकास किया गया है, और मेट्रो क्या है, सार्वजनिक परिवहन के अंदर एक मील का पत्थर है। तो राजस्थान में केवल जयपुर में मेट्रो चल रही है, और मेट्रो का विकास हम समझ लेते हैं 2 फेज के अंदर किया गया है। इसको एक बार समझ लेते हैं हम। देखिए मेट्रो का विकास है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान सरकार के लिए कि यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन के तौर पर मेट्रो चल रही है। तो मेट्रो का जो विकास है वो 2 फेज के अंदर है। ठीक है, 2 फेज के अंदर इसका विकास किया गया है। इसका है फेज 1 और फेज 2। ठीक है, फेज 1 और फेज 2। अब फेज में सबसे पहले देखिए 1A, फेज 1A के अंदर ये कहां से कहां तक वर्तमान में चल रही है, तो ये चल रही है दोस्तों मानसरोवर से चांदपोल तक। पहला इसका रूट था और ये काफी समय से कार्यशील रहा। उसके बाद में ये चला 1B कहां से कहां तक चला, चांदपोल से शुरू हुआ और आगे इसका विस्तार हुआ चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक। ठीक है, यहां तक चले गए। इसके बाद में 1C, तो ये कहां से, बड़ी चौपड़ से शुरू होगा और ये जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर तक। कहां तक, ट्रांसपोर्ट नगर तक। तो इस पर अभी काम इस पर अभी चल ही रहा है, लेकिन इन 2 स्थलों पर मेट्रो वर्तमान में कार्यरत है। यहाँ पर मेट्रो चल रही है और इनकी जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं वो आगे जारी है। इसके बाद में 1D, तो ये मानसरोवर से लेकर 200 फीट बाईपास। तो ये रूट आप ध्यान रख लें, 200 फीट ऐसे करके। तो ये 4 प्रकार फेज में, 4 फेज में, फेज 1 के अंदर 4 उप फेज भी हैं और चारों के अंदर से 2 तो वर्तमान में चल रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो कार्यशील है और यहाँ 2 जगह प्रशासनिक रूप से इनका वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी है इनकी, और यहाँ भी काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। DPR इनकी बन चुकी है और यहाँ पर आगे काम शुरू होगा और भविष्य में यहाँ मेट्रो चलेगी। अब फेज 2 की बात करते हैं। तो फेज 2 है, उसकी तो बहुत दूर की बात है, अभी तक वहाँ इस संबंध में कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन प्रस्तावित है। तो ये कहाँ से है, सीतापुरा से, और ये कहां तक है, अंबाबाड़ी तक। ठीक है, ये सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक ये प्रस्तावित है, इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये पहले फेज कंप्लीट होगा, फिर ये इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो जयपुर मेट्रो फेज
ये देखिए जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन है, ये 2 फेज के अंदर चलाई जा रही है। फेज 1, तो फेज 1 का 1A क्या कह रहा है, मानसरोवर से चांदपुर तक ये चलाई जा रही है। उसके बाद में हम बात करें फेज 1B की, तो फेज 1B कहाँ से, चांदपुर से बड़ी चौपड़, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में फेज 1C, ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, तो इस पर अभी इसका निर्माण कार्य ही चल रहा है। इसका निर्माण कार्य या इसकी प्रशासनिक स्वीकृतियां तो मिल चुकी है, इसके लिए बजट भी आवंटित हो चुका है। अनुमानित लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इसका धीरे धीरे अभी काम चलना शुरू हुआ है, मेट्रो चलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। वैसे ये 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड पे, इसके लिए भी DPR बना दी जा चुकी है और इसकी लागत मानी जा रही है लगभग 200 करोड़ रुपए, और ये भी अभी कार्यशील नहीं हुई है, अभी इसका निर्माण कार्य इस लाइन का चालू हो गया है। इसके बाद में फेज 2 है सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक, और ये लगभग 23.5 किलोमीटर की योजना है। इसकी तो केवल DPR ही बनाई गई है अभी तक, कि वो कागजों के ऊपर ही इसकी वो लाइन बनाई गई कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाएगी, स्टेशन कितने होंगे। तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसका पैसा अलॉट होगा, काम शुरू होगा, जमीन एक्वायर की जाएगी, बहुत टाइम है अभी तो। इसके बाद में देखिए विकास प्राधिकरण हमने पढ़े थे कि राजस्थान में 3 विकास प्राधिकरण हैं। कहाँ कहाँ है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। देखिए विकास प्राधिकरण क्या होते हैं, विकास प्राधिकरण पूरे शहर को विकसित करने के लिए काम करते हैं। इनके पास प्रत्यक्ष रूप से बजट आवंटित होता है, अलग से इनके पास कर्मचारी होते हैं, और ये पूरे शहर की योजनाएं बनाते हैं और उनका विकास करने का काम करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनके क्या क्या काम है। तो सबसे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण, जो जयपुर के अंदर नाम से पता चल रहा है, ये काम क्या करता है, जयपुर शहर के विकास के लिए मेनली काम करता है, उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों का भी काम करता है। मुख्य काम तो है शहर का, और ये क्या काम करता है, रिंग रोड बनानी हो, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्कों का विकास, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और वाणिज्यिक परियोजनाएं, इस तरह की जो भी परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है वो सारे के सारे काम जयपुर विकास प्राधिकरण करता है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां फ्यूचर के अंदर शहरों का विस्तार होगा, शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, उनका भी डेवलपमेंट करने का काम JDA करता है। इसी तरह जोधपुर विकास प्राधिकरण सेम काम है, बिल्कुल सेम है। देखिए फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। फिर इसके बाद में अजमेर विकास प्राधिकरण, बिल्कुल सेम काम है, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क बनाना और ग्रामीण क्षेत्र जो आसपास के हैं, जहां फ्यूचर के अंदर शहरों का विस्तार होगा, उनका डेवलपमेंट करना। इसके बाद में हम देखते हैं रेरा क्या होती है, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। देखिए आपने शहरों के अंदर देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और उनमें फ्लैट मिलते हैं, तो फ्लैट लोग आके शहरों में लेते हैं और आवास उनको वहाँ मिल जाता है। लेकिन पिछले लंबे समय से ये देखा गया था, इनमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये डेवलपर होते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर इन्हें बोलते हैं। ये क्या करते हैं, भूखंड क्रय करते हैं, यानी इन्होंने जमीन खरीद ली, फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर वो एक प्रोजेक्ट बताते हैं, प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस पे हम 10 मंजिल की एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें एक मंजिल पे 3 फ्लोर होंगे, एक मंजिल के ऊपर 3 फ्लैट हम बनाएंगे और एक फ्लैट 3 BHK का होगा। इस टाइप से एक पूरी योजना बनाते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई आप अभी हमें पैसा दे दो, आपको 1 साल बाद हम ये बिल्डिंग बना के दे देंगे। और लोग इन्हें पैसा देते थे, और क्या होता था, ये बिल्डिंग बनाने में 1 साल नहीं 2, 3 साल, 4 साल लगा देते थे, टाइम लग जाता था। दूसरा क्या होता था, जो क्वालिटी इन्होंने बताई है वैसी क्वालिटी की नहीं बनाते थे। फिर क्या, कई बार जैसे इन्होंने 2 बेडरूम तो बड़े बना दिए, एक छोटा सा बना के दे दिया, जबकि बताया ऐसा था कि 3 बेडरूम ही बड़े बड़े बनाएंगे। तो इस तरह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है, यानी जो बहुमंजिला आवास के लिए जो ये डेवलपर्स होते हैं, इन डेवलपर्स को मैनेज करने के लिए, और जो निवेशक हैं जो शहरों के अंदर आके फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके पैसों की रक्षा करने के लिए, और उनको जो आश्वासन दिए गए हैं उनकी पूर्ति करवाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है, और उसका नाम है राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। सबसे पहले संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट का जो प्रावधान थे वो 1 मई 2017 से पूरे देश भर में लागू हो गए। और इसी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाए जाते हैं सरकारों के द्वारा। तो 2017 में हमारे राजस्थान में भी नियम बने, और राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन नियम 2017 के नाम से ये जाने गए, और इस संस्था का गठन हुआ। इसका काम क्या है, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, आवंटी, प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी और कुशल प्रतिस्पर्धा रियल सेक्टर के अंदर डेवलप करना, कि जो लोग पैसा दे रहे हैं मकान के लिए उनके हितों की रक्षा की जाए। और इसका गठन कब किया गया था, 6 मार्च 2019 को गठन कर दिया गया। समझ में आ गई रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी का काम क्या क्या है। इसके बाद में देखिए राजस्थान आवासन मंडल, तो ये पूरे राजस्थान के अंदर शहरों के अंदर आवास उपलब्ध करवाने का काम करता है।
शहरों के अंदर आवास उपलब्ध करवाने के लिए जो काम करता है उसका नाम है राजस्थान आवासन मंडल। इसके अलावा अगर मान लीजिए सरकार को भी कोई आवास बनवाने हो, जैसे जयपुर के अंदर विधायकों के लिए आवास बनाए हुए हैं, तो वो किससे बनवाएगी सरकार? तो वो भी राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से बनाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि जयपुर के अंदर सिटी पार्क का डेवलपमेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर प्रतापनगर में कोचिंग हब का निर्माण इन्होंने किया है, ठीक है, कोचिंग हब। इसके बाद में चौपाटी है, उस चौपाटी का निर्माण किया है। तो शहरों के विकास के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं और पूरे राजस्थान के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। और सरकार को भी अगर कोई बिल्डिंग बनानी हो या आवास बनाने हो तो वो आवास ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1970 24 फरवरी में हुई थी और 7 शहरों से प्रारंभ करते हुए इन्होंने लगभग 67 शहरों तक अपनी गतिविधियां विस्तृत कर ली हैं, ठीक है। 67 शहरों में, राजस्थान के 67 शहरों में ये अभी वर्तमान में काम कर रहा है। ये है राजस्थान आवासन मंडल का मुख्य काम। इनके द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही है, तो वो मैंने नाम पूरे लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे। देखिए, बुधवार नीलामी उत्सव, बुधवार को नीलामी लगाई जाती है। प्रीमियम संपत्ति वाले अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना, ये भी इन्हीं के द्वारा। फिर सजग मोबाइल ऐप, ये राजस्थान आवासन मंडल का ऐप है। फिर RHB आवास, ये भी मोबाइल ऐप इन्हीं का ही है। फिर प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब का निर्माण किया है, ये आवासन मंडल की योजना है। मानसरोवर में सिटी पार्क बनाया है, ये भी आवासन मंडल की योजना है। मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवास योजना, यानी शिक्षकों के लिए अलग से आवास बनाना है, वो भी आवासन मंडल की योजना है। विधायक आवास योजना, विधायकों के लिए आवास बने हैं। और NRI स्काई पार्क, तो इस प्रकार के जो भी डेवलपमेंट के मुख्य मुख्य काम है वो राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा संपादित किए गए हैं। एक बार आप इनको याद कर लें, हो सकता है सीधा सीधा इनमें प्रश्न भी पूछा जाए, ठीक है। चलिए, फिर इसके अलावा एक अलग से विभाग कार्यरत है सरकार का, उसका नाम है नगर नियोजन विभाग, कि नगर के लिए योजनाएं बनाना इस विभाग का काम है। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट देखिए, तो जयपुर विकास प्राधिकरण है, राजस्थान आवासन मंडल है, ये सारे उनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एक शीर्ष स्तर का विभाग है जिसका काम है कि नगर के अंदर किस किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ आवास बनेंगे, कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ पार्क बनेंगे, कहाँ और चीज़ों का विकास किया जाएगा। तो ये सारे काम करने के लिए नगर नियोजन विभाग का गठन किया गया है। और ये मास्टर प्लान तैयार करता है। मास्टर प्लान, जब हम ग्रामीण विकास पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ग्रामीण मास्टर प्लान, यानी आने वाले 20-30 सालों के अंदर यहाँ पर किस किस चीज़ों की जरूरत होगी, कितना हमें इंफ्रा डेवलप करना होगा ताकि आने वाले 20-30 सालों में जो जनसंख्या आएगी उसके लिए सारी आधारभूत संरचनाएं तैयार हो जाए। ये सारी योजनाएं बनाता है नगर नियोजन विभाग, ठीक है। और ये मास्टर प्लान क्या होता है? देखिए, लगभग 20 वर्षों के लिए, लगभग आगामी 20 वर्षों में, जैसे मान लीजिए एक शहर है उदयपुर, तो जब 20 साल बाद में वहाँ जनसंख्या और भी ज़्यादा होगी तो उन लोगों को वहाँ पर अच्छी तरह वो रह सकें, अच्छा जीवन जी सके, इसके लिए वहाँ क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी है। वहाँ पार्क बनाए जाने हैं, सड़क बनाई जानी है, वहाँ पर स्कूल कितने बनाने हैं, वहाँ पर और जो और सुविधाएं, उनका विकास कैसे कैसे होना है। तो 20 साल की जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर जो विकास प्रक्रियाएं बनाई जाती है उनको हम कहते हैं मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान बेसिक प्लान होता है किसी भी नगर के विकास का, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए, आपको पता है कि राजस्थान दिल्ली के निकट ही है, तो दिल्ली जो है, दिल्ली का जो एक, दिल्ली तो छोटी सी जगह है लेकिन जो उसके आसपास का जगह है, जैसे हरियाणा के कुछ जिले हो गए, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हो गए, तो इन जिलों के अंदर क्या है कि धीरे धीरे वो राजधानी प्रसार होगा, उसमें जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब राजधानी के अंदर तो इतनी जगह है नहीं, तो धीरे धीरे लोग क्या है उसके आसपास के क्षेत्रों में बसने लगे हैं, जैसे नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया। तो ये दिल्ली, मुख्य दिल्ली के भाग नहीं है, लेकिन जैसे नोएडा, फरीदाबाद, ये सब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये गुड़गांव के, ये सब हरियाणा वगैरह उन राज्यों के जिले हैं। तो धीरे धीरे क्या है, राजधानी फैल रही है, बढ़ रही है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसके आसपास के क्षेत्र को भी डेवलप किया जाए। और इसी कंसेप्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास किया गया है, यानी ऐसा क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, उस क्षेत्र को हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भाग कहते हैं। और अलवर और भरतपुर 2 ऐसे जिले हैं जिनका कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का भाग है, ठीक है। तो 2 हमारे जिले आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं जो NCR या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। इसके बाद में राजीव आवास योजना लॉन्च की गई। इस योजना में क्या किया गया, भारत सरकार ने ये योजना स्वीकृत कर दी है। देखिए, भारत सरकार की स्वीकृति मिल गई है। इस योजना में क्या कहा गया कि अजमेर को हम स्लम फ्री सिटी बनाएंगे। अजमेर के अंदर जो कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों को समाप्त करके वहां के लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाने के लिए ये राजीव आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना को धीरे धीरे और भी आगे जगह बढ़ाया जाएगा और इनका भी प्रारूप तैयार हुआ है। भविष्य में और जिलों के अंदर भी ये योजना लागू की जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन, देखिए 2015 में भारत सरकार के द्वारा
ये मिशन चलाया गया। इस मिशन का उद्देश्य यही है कि जो हमारे शहर है ना उन्हें स्मार्ट बनाया जाए, वहाँ पर कचरा की व्यवस्था या सीवर निपटान की व्यवस्था, ये सब स्मार्ट व्यवस्थाएं हो ताकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। ठीक है, देखिए वहाँ जीवन स्तर अच्छा हो, स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, शहरों का विकास बहुत अच्छी तरह से हो। और इस मिशन में का मकसद क्या है कि आने वाले 5 सालों में हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दें, कि वहाँ पर सारी सुविधाएं स्मार्टली यानी तकनीकी के उपयोग वहाँ बहुत ज़्यादा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ बहुत ज़्यादा हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वहाँ ज़्यादा हो, सार्वजनिक परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो। आने वाले 5 सालों में 100 शहरों में 2015 जून के अंदर ये योजना शहरों के विकास के लिए शुरू की गई थी। और 100 करोड़ रुपए हर साल प्रत्येक शहर, जिस शहर का चुनाव होगा उसे 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में 4 शहरों का चुनाव किया गया था, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है, इन शहरों को स्मार्ट शहर बनाने के लिए चुनाव किया गया था, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर का। यह आपको ध्यान रखना है। 4 शहर कौन से हैं जिनका चयन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया था, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इसके बाद में देखिए अमृत मिशन। अमृत मिशन का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजोनवेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शहरों के विकास के लिए ही ये मिशन चलाया गया था। और इस मिशन की शुरुआत भी कब हुई थी? 2015 में। इसमें राजस्थान के कुल 29 शहरों को शामिल किया गया था, कुल 29 शहरों को शामिल किया गया था। और मिशन अमृत मिशन के भी लगभग वही उद्देश्य हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन के। इसमें क्या है? सीवरेज निपटान, जलापूर्ति, जल प्रबंधन, हरित स्थलों की पहचान करना, तो ये सारी चीजें इस मिशन के अंदर शामिल की गई हैं। 2015 में अमृत मिशन और 29 शहर राजस्थान के इसके अंदर कवर किए गए हैं। चलिए अब एक मिशन और है, मैं आपको बता दूं, हृदय मिशन है। देखिए हृदय मिशन है, ये मिशन भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। ये मिशन की शुरुआत किया गया था पर्यटन विभाग के द्वारा। इस मिशन की शुरुआत किसने की थी? पर्यटन विभाग ने। तो पर्यटन विभाग के द्वारा मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि अगर शहरों के अंदर जो धार्मिक स्थल है उनका विकास किया जाए। धार्मिक स्थलों का विकास करने के लिए धार्मिक स्थलों के विकास करने के लिए हृदय योजना चलाई गई और इसके अंदर अजमेर को शामिल किया गया। अजमेर में पुष्कर और जो दरगाह है उसको शामिल किया गया था। अजमेर के अंदर जो 2 महत्वपूर्ण स्थल है, पर्यटन स्थल, दरगाह और उसके अलावा पुष्कर, उन दोनों को शामिल करके हृदय योजना चलाई गई है। पर्यटन विभाग की योजना है। ठीक है, और ये अमृत मिशन है शहरी विकास मंत्रालय का, शहरी विकास मंत्रालय का। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान सरकार की योजना है। आप सभी को पता है महात्मा गांधी ग्रामीण जो गारंटी योजना चलाई जा रही है, नरेगा योजना, उसके तहत गांवों में रोजगार दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम शहरों में भी इस तरह की रोजगार गारंटी योजना लाएंगे, जिसमें शहरों में भी 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इंदिरा रसोई योजना, शहरी क्षेत्रों के अंदर किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध या खाना, पका हुआ खाना उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। इस योजना में केवल आप 8 रुपए देकर, कोई भी व्यक्ति 8 रुपए देकर दोपहर का और शाम का भोजन कर सकता है। ठीक है, केवल 8 रुपए देने हैं और वहाँ अच्छी तरह बैठ के खाने की व्यवस्था होती है, बहुत अच्छा खाना होती है। और प्रति प्लेट राजस्थान सरकार 17 रुपए का अनुदान देती है। कितना अनुदान देती है? 17 रुपए का राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और प्लेट की रेट लगभग ये 10-12 रुपए के आसपास ही होती है। पहले तो इसमें अनुदान कम था, लेकिन अब सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है वो अनुदान है 17 रुपए का, यानी हर प्लेट पे 8 रुपए तो देने हैं जो लाभार्थी है उसे, और 17 रुपए का अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी थी और शहरी क्षेत्रों के अंदर भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहीं तक हमारा ये चैप्टर लगभग पूरा हुआ। जितने फैक्ट थे, जितने भी योजनाएं हैं, सारी हमने कवर कर ली हैं। आपको फिर मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शहरी विकास का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप लोग इसका रिवीजन करें, इसको पढ़ें और आप सब लोग स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।